हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 14 आपके लिए लेकर आए हुए, जिसमें आज हम आपको टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस कराने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। वैसे भी इस सीरीज में आपको तीनों के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहना। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहना और साथ में पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे। जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए आपको चलना होगा। देखो, जितनी ज्यादा अभी मेहनत करोगे उतना ही फायदा आपको आगे चलकर मिलेगा। वैसे भी आप लोगों को इस टाइम कहीं जाना आना तो है नहीं। कोरोना काल में इसमें आपको घर पे बैठकर अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो इस टाइम स्टूडेंट्स कर नहीं रहे, जिन्होंने छोड़ दी, उन्होंने सोचा जाने कब एग्जाम हो, एग्जाम होगा लेट भले ही लेकिन एग्जाम होगा। तो आप लोग अच्छे से अभी से लगातार जब पढ़ते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो पढ़ नहीं रहे वो बहुत पीछे आपसे रह जाएंगे। जब वो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जब एग्जाम आएगा तभी वो एक महीने पहले स्टार्ट करते हैं, तो तब तक आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। तो प्लीज आप लोग लगातार पढ़ते रहेगा, बिल्कुल भी पढ़ाई को आपको छोड़ना नहीं है। आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहना। जो भी स्टूडेंट्स न्यू जुड़ रहे हैं इस चैनल से अभी अभी, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम आपको कल की क्वेश्चन पर बात करेंगे। जो क्लास नंबर 13 में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, बहुत कम स्टूडेंट ने आंसर भी दिया, एक दो ने दिया है। जिन्होंने आंसर दिया उनका जो नाम है, हमने आपसे बोला था कि हम नाम लेके आएंगे, तो वो नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन मिलेंगे। जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है जहां आप कमेंट करते हो, वहीं पर उनके नाम पिन मिलेंगे। जो भी आंसर देगा उसका राइट है, ठीक है। तो आप देख लेना वहां पर। जो क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन तो हम यहाँ पर लेकर नहीं आए। क्वेश्चन हमारा था कि आप देख सकते हो वहां पर जाकर क्लास नंबर 13 में, चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है। जो चार्ल्स का नियम है, जो वैज्ञानिक चार्ल्स ने नियम दिया था, वो नियम किन दो गुणों पर संबंध स्थापित करता है। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है, ये क्वेश्चन हमारा था। उसमें जो ऑप्शन नंबर जो सी था वो उसका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर जो सी था वो उसका राइट आंसर था। क्या था, आयतन एवं ताप पर आयतन और ताप पर निर्भर करता है। जो चार्ल्स का नियम है वो किस पर निर्भर है, आयतन एवं ताप यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर है। वॉल्यूम और एवं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर निर्भर करता है। नियम क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित वो भी हम आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको याद करनी है कि जो चार्ल्स का नियम है वो आयतन एवं ताप पर निर्भर करता है। अब नियम क्या है, कब दिया था इन्होंने, ये भी हम आपको बताते हैं। तो चार्ल्स ने जो नियम दिया था वो 1787 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1787 ईस्वी में इन्होंने दिया था। इनका जो पूरा नाम है वो जैक्स चार्ल्स है। क्या है, जैक्स चार्ल्स, ठीक है। और इन्होंने इसका अध्ययन कब किया था, तो गर्म हवा के गुब्बारों के अध्ययन के दौरान इन्होंने इस नियम को दिया हुआ था। इन्होंने जो नियम दिया था ये कब दिया था, तो इन्होंने गर्म हवा के गुब्बारों के अध्ययन के दौरान इस नियम का दिया हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं कि नियम क्या है इसका, तो V समानुपाती T। जो V यानी कि आयतन, T यानी कि टेम्परेचर। आयतन जो होता है वो ताप के समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। तभी तो कहा गया है कि आयतन और ताप पर निर्भर करता है। चार्ल्स का जो नियम है वो आयतन और ताप पर निर्भर करता है। इनका नियम आपको अच्छे से याद करने, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो V समानुपाती T, जब हम बी समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आपको पता है के नियतांक के रूप में आ जाता है, तो टी हो जाएगा। तो v बटा टी अब बराबर के, ये इनका नियम निकल के आता है। इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इस नियम को याद कर लेना। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण भी है, इन्होंने एक प्रमुख उदाहरण दिया था, एक ही उदाहरण है, और उसे अच्छे से आप लोग याद कर ले। इस जो भी हमने यहाँ पर लिखा है इसे नोट डाउन करते हुए चले हमारे साथ, ठीक है।
जिससे इन चीजों को आप लोग बाद में रिवाइज कर सके। इनका एक उदाहरण है, बहुत ही इंपोर्टेंट उदाहरण है। उदाहरण ये इनका है, इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि रोटी एवं ब्रेड को सेकने पर उसका फूल जाना एक इनका प्रमुख उदाहरण है। रोटी और ब्रेड जब उसे हम सेकते हैं तो उसका फूल जाना, ये किस पर किसका किन्ने उदाहरण दिया था, किस वैज्ञानिक उदाहरण दिया था? तो ये चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने उदाहरण दिया था, रोटी और ब्रेड का फूल जाना। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है तो अच्छे से याद कर लेना। रोटी एवं ब्रेड को सेकने पर उसका फूल जाना, ये उदाहरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो ये चार्ल्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो चलिए, आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन्स के नाम बताइए। पेशियों में पाई जाने जो वाली हमारी मसल है उनमें पाई जाने वाली प्रोटीन्स के नाम बताइए। तो देखो, पेशियों में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप इन दोनों के नाम अच्छे से याद कर लें। दो प्रोटीन पाई जाती है, कौन कौन सी? एक हमारी है मायोसिन। कौन सी प्रोटीन है? मायोसिन। देखो, हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन क्यों लेकर आते हैं? इसलिए लेकर आते कि आप क्वेश्चन को देखकर बिना ऑप्शन के क्या आंसर दे सकते हो। आपको इतनी जानकारी अभी इस टाइम है या नहीं है कि आप ऑप्शन यानी क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर बिना ऑप्शन के दे रहे हो, कि दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। तो इसलिए हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आते हो। इसी के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिलते एक्स्ट्रा में, तो ये सबसे अच्छी बात है। एक क्वेश्चन के साथ आपको दो क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया? पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन्स के नाम बताइए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आंसर आ चुका होगा शायद हमारे हिसाब से, कि एक मायोसिन प्रोटीन होती है और एक प्रोटीन होती है एक्टिन। एक्टिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। एक मायोसिन प्रोटीन होती है, एक एक्टिन प्रोटीन होती है। ये दोनों प्रोटीन्स जो होती है वो पेशियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पेशियों में पाई जाती है। ठीक है, और आपको पता है प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाई जाती है। वो भी कितने परसेंट? 42 से लेकर 43%। कितने परसेंट पाई जाती है? 42 से लेकर 43% जो प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का। प्रोटोजोआ के उस वर्ग का नाम क्या है जिसमें अमीबा आता है? आज के क्वेश्चंस आपको न्यू देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा। प्रोटोजोआ के उस वर्ग का क्या नाम है जिसमें अमीबा आता है, यानी किस वर्ग में, किस क्लास में अमीबा को रखा गया है? ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटोजोआ ये शब्द है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो इस उन वैज्ञानिक का नाम है गोल्डफस। क्या नाम है? गोल्डफस। गोल्डफस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा प्रोटोजोआ शब्द दिया गया था। कौन सा शब्द दिया गया था? प्रोटोजोआ शब्द जो है वो गोल्डफस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं कि प्रोटोजोआ में कैसे जीव आते हैं। तो प्रोटोजोआ में याद रखिए हमेशा एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जिनके जिनके अंदर कोश जो केंद्रक होता है सुविकसित होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें इसमें जो जीव आते हैं, वो जो भी जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, नाम किसने दिया था? गोल्डफस्ट ने दिया था। इसमें जीव कैसे आते हैं? तो एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव इसमें आते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीव आते हैं, तो देखते हैं। प्रोटोजोआ में जो जीव आते हैं वो आपके कौन कौन से आते हैं, तो आपका सबसे पहले तो अमीबा ही हो गया, जिसकी कोई संरचना निश्चित नहीं होती। इसकी जो आकार आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है, किसी भी प्रकार का हो सकता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अमीबा मैंने बता दिया। दूसरा आपका जिसकी आकार जो आकृति होती है, साइज और शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अमीबा के बाद पैरामीशियम, जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है। इसे चप्पल नुमा जीव भी कहा जाता है, स्लीपर जंतु के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दूसरा आपका कौन सा होगा? पैरामीशियम। तीसरा आप लोग लिख लेना इगुलिना, जिसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो सबसे पहले अमीबा, पैरामीशियम, इगुलिना, प्लाज्मोडियम, ट्रिपोनोसोमा और एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपोनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ये सभी प्रोटोजोआ के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये चारों 5 नाम है, आप अच्छे से याद कर लेना।
जो भी हमने आपको बताए, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपोनोसोमा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, जो पेचिस रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोटोजोआ के उस वर्ग का नाम क्या है जिसमें अमीबा आता है। तो वो आपका क्या है, राइजोपोडा। राइजोपोडा वर्ग में इसे रखा गया। राइजोपोडा, राइजोपोडा, या आपको कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा सार्कोडेना। क्या मिलेगा, सार्कोडिना, सार्कोडिना, ये कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा, ज्यादातर आपको राइजोपोडा मिलेगा। तो प्रोटोजोआ के उस वर्ग का नाम क्या है जिसमें अमीबा को रखा गया है, तो वो सार्कोडिना या राइजोपोडा में इसे रखा गया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आपका था। तो देखो, एक क्वेश्चन के साथ आपको 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में भी मिल रहे, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो संश्लेषित तथा प्राकृतिक दोनों रूपों में पाया जाता है? ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन है, जो संश्लेषित यानी कृत्रिम रूप में भी उसे बनाया जा सकता है और प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है? तो देखो, इसका आंसर आपका क्या होगा, तो एक प्रकार का ये ऑक्सिन हार्मोन है। पहली बात तो जो भी हार्मोन है वो एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन है, और ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो आपका कैसा होता है, वृद्धि वर्धक हार्मोन इसे कहा जाता है। ये वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो किसे बढ़ाने में सहायक होता है, वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है, वृद्धि वर्धक हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप बात करते हैं कौन सा हार्मोन है वो, तो ऑक्सिन का एक प्रकार है। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे आपको बता दें हम सबसे पहले, एक होता है आपका IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल, ये भी ऑक्सिन का एक प्रकार है। ऑक्सिन कई प्रकार का होता है ऑक्सिन हार्मोन। इंडोल एसिटिक अम्ल होता है, एक इंडोल ब्यूटारिक अम्ल होता है, ये भी ऑक्सिन का एक प्रकार है। एक होता है 2,4-D, 2,4-D, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी फुल फॉर्म बतानी होगी। 2,4-D की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, ऑक्सिन हार्मोन का प्रकार है, जो खरपतवार को नष्ट करने में सहायक होता है। 2,4-D का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये भी एक ऑक्सिन का प्रकार है। अब आपका जो हमने बात की है कि ये दोनों रूपों में कौन कौन सा पाया जाता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो संश्लेषित भी होता है और प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है, तो वो आपका है इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल जो होता है, IBA जो होता है, वो आपका दोनों रूपों में पाया जाता है। कौन सा, IBA जो होता है वो आपका दोनों रूपों में पाया जाता है। और ऑक्सिन कैसा हार्मोन है, तो ये एक वृद्धि वर्धक हार्मोन है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अच्छे से याद कर ले, कौन कौन से हार्मोन आते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, और 2,4-D की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी होगी। तो इसका आंसर क्या है, इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल, ये जो होता है वो आपके दोनों रूपों में पाया जाता है, संश्लेषित भी और प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है। चलिए, और ये किसका प्रकार है, तो ये ऑक्सिन का प्रकार है आपका, और एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जीवाणु जो नाइट्राइट NO2 को नाइट्रेट में बदलता है, नाम लिखिए। ऐसा कौन सा जीवाणु है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है, देखो हम आपको बता देते, तो ये जीवाणु जो होता है वो आपके जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं, जैसे दालें जितनी भी आपकी, उनकी जड़ों में ये जीवाणु पाया जाता है। एक जीवाणु में जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते, जो दालें होती, उनकी गांठ जो होती, उनमें गांठ होती जड़ों में, उन्हीं में ये जीवाणु पाया जाता है। उनका काम होता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलना। तो जीवाणु जो आपका है वो क्या है, नाइट्रोवेक्टर। क्या नाम है उसका, जो राइट आंसर इसका होगा वो क्या होगा, नाइट्रोवेक्टर। और जो आपका एक और होता है, मूंग की जो दालें होती है उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम एक जीवाणु और होता है, सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये आपका क्या करता है, जो नाइट्राइट होती है उसे नाइट्रेट में बदल देता है। कौन सा, नाइट्रोवेक्टर। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोवेक्टर नाम का जीवाणु जो आपका बदल देता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि यो एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नील हरित शैवालों के नाम लिखिए। यदि आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायक नील हरित शैवाल कौन कौन से, साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से, तो वो आपके हैं, हमने आपको कल भी बताया था उनके नाम, नो स्टॉक और एनावीना।
नौ स्टॉक और एनाबीना ऐसे नीलहरित शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नौ स्टॉक और एनाबीना, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से नीलहरित शैवाल सहायक होते हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया। तो वो आपके नौ स्टॉक और एनाबीना, ये दोनों ही आपके नीलहरित शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव मस्तिष्क में भूख का केंद्र कहाँ स्थित होता है। मानव मस्तिष्क में भूख का केंद्र कहाँ स्थित होता है, भूख को कौन नियंत्रण करता है। तो मानव मस्तिष्क में एक भाग है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या है आपका? हाइपोथैलेमस। आपने सुना भी होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। और ये क्वेश्चन आपके अभी पिछली साल बीएचयू या जीएसबीएम में शायद पूछा गया था, जीएसबीएम में आया हुआ था। 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, भूख का केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो वो आपका हाइपोथैलेमस में स्थित है। ये किसका भाग है मानव मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क का भाग है या मध्य मस्तिष्क का या पश्चिम मस्तिष्क का, ये आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताओगे? तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है? जो मस्तिष्क है उसका जो पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, उसका ये भाग होता है कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख का केंद्र भी है, उसके साथ साथ ये बोलने, शरीर का संतुलन का नियंत्रण भी करता है। बोलने और शरीर का संतुलन बनाने के लिए कौन सा केंद्र है हमारे शरीर में? तो वो आपका क्या है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। घुटना और कोहनी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? घुटना, हमारे जो घुटने होते हैं, और कोहनी जो होती है उसमें किस प्रकार की संधि, किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? तो उसमें एक जोड़ पाया जाता है जिसे कहते हैं कवजा संधि। आपने गेट देखे हुए, उसमें कवजा लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? कवजा लगाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से संधि, कौन सी संधि पाई जाती है? कवजा संधि इसमें पाई जाती है। तो घुटना और कोहनी जो होते हैं उसमें किस प्रकार की संधि होती है? तो कवजा संधि पाई जाती है। और ये कैसी संधि है? तो ये चल संधि होती है। संधि जो होती है हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है, एक चल संधि, एक अचल संधि। अचल संधि का एकमात्र सिर्फ उदाहरण आपका है वो खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी की जो हड्डियां होती है वो आपकी अचल संधि है। यदि पूछा जाए आपसे कि खोपड़ी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो वो अचल संधि होती है, क्योंकि वो चल नहीं सकती है। जबकि जो घुटना कोहनी आप उनको हिलाओ तो आप अच्छी तरीके से हिला सकते हो कोहनी को। तो इसमें कौन सी संधि पाई जाती है? चल संधि पाई जाती है। और चल संधि में पूछा जाए तो आपसे कवजा संधि पाई जाती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है जनरली। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो संधि होती है, संधि का मतलब आप समझ चुके हो संधि क्या होती है। तो दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़ने का स्थान जो होता है उसे संधि कहते हैं। जो दो या दो से अधिक अस्थियों के, दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़ने का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधियों का जो अध्ययन किया जाता है वो संधि विज्ञान या आर्थोलॉजी में किया जाता है। संधि विज्ञान या आर्थोलॉजी, संधियों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? संधि विज्ञान या आर्थोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शाकाहारी जीवों में कौन सा दंत अनुपस्थित होता है? शाकाहारी जीवों में कौन सा दंत अनुपस्थित होता है? देखो केमिस्ट्री क्वेश्चन आगे है तो आप अभी क्लास को देखते हुए चले। बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो लगातार हमारे साथ बने रहना, ठीक है। शाकाहारी जीवों में कौन सा दंत अनुपस्थित होता है? तो ये आपको बताना होगा। तो देखो शाकाहारी जो जीव होते हैं वो शाक खाते, शाक सब्जी खाएंगे, मांस तो खाते नहीं है, तो वो मांसाहारी तो होते नहीं है, शाकाहारी होते, पहली बात। अब शाकाहारी कौन कौन से, ये आपको पता होगा, खरगोश है, हिरन है, बकरी है, ये सब कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो इनमें कौन सा दंत अनुपस्थित होता है, कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो इसमें एक दांत जो होता है वो रदनक दांत अनुपस्थित होता है। कौन सा? रदनक, जिसे हम केनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? केनाइन्स। हमारे शरीर में कितने होते हैं केनाइन? तो हमारे शरीर में जो केनाइन, हमारे दांत तो कितने होते हैं केनाइन की? रदनक दांतों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो कितने होते हैं? 4 होते टोटल, ठीक है। ये नुकीले होते हैं हमारे शरीर में। अब बात करते हैं
कि रदनक दांत जो होते हैं वो किसमें नहीं पाए जाते, शाकाहारी में। तो पाए किसमें जाते हैं, तो जो रदनक दांत होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस को खाते हैं, उनमें ये दांत बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। रदनक दांत जो होते हैं वो मांसाहारियों में बहुत ज्यादा विकसित होते हैं, जबकि शाकाहारी में ये नहीं पाए जाते। कृंतक की जब बात कर ली जाए कि कृंतक दांत किसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ विकसित होते हैं, किस जीव में, तो वो आपका जो क्या होता है, चूहा। जो चूहा होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कृंतक दांत विकसित होते हैं। कृंतक का काम क्या होता है, कुतरना। तो चूहा का काम क्या होता है, कुतरना। तो इसलिए जो चूहा होता है उसमें कृंतक दांत जो होते हैं वो सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, जबकि जो मांसाहारियों की बात की जाए तो उनमें रदनक दांत होते हैं वो सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। और रदनक दांत का काम है, यानी वो नुकीले होते हैं, तो वो मांस को खाने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। मांस को जो मांस खाते हैं उनमें ये दांत जो होते हैं बहुत ज्यादा सहायक होते हैं मांस को खाने में। ठीक है, तो शाकाहारियों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो वो आपके रदनक दांत अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन है बहुत छोटा आंसर। इसका आंसर बहुत छोटा सा है, देखना क्वेश्चन क्या है। भोजन आमाशय में इसकी पेशियां भित्ति द्वारा उत्पन्न मंथन गति यानी च्यूरिंग मूवमेंट्स के द्वारा अम्लीय जठरीय रस में भली भांति मिश्रित होकर लुगदी के रूप में सफेद लुगदी के समान हो जाता है, इसे क्या कहते हैं। भोजन आमाशय में, आमाशय जो हमारी स्टोमक है उसमें पेशी भित्ति के द्वारा उत्पन्न मंथन गतियों के द्वारा, यानी कि मंथन जब जैसे मट्ठा फिरता है तो उसमें बार बार उसमें रही चलानी पड़ती है, उसी प्रकार से इसमें द्वारा अम्लीय जठरी रस। आमाशय में आपको पता होगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एकमात्र हमारे शरीर में अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लीय जठरीय रस में भली भांति मिश्रित होकर सफेद लुगदी के समान हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को कहा जाता है कायम। जो लुगदी नमा जो समान पदार्थ प्राप्त होता है, जब वह सफेद लुगदी के समान हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक शब्द दिया गया है कायम। क्या कहा जाता है, कायम। वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। तो उसे क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आमाशय में बनी हुई लुगदी को क्या कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आमाशय में भोजन जब चबाते रहे, यानी भोजन जब भली बात उसका मंथन हो जाता है, पिस जाता है, भली बात उसे एंजाइमों की सहायता से जब उसे तोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, लुगदी के समान जब वह बन जाता है तो उसे कायम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कायम। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl होता है। आमाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आमाशय में पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन होता है आपका, रेनिन होता है आपका, और लाइपेज होता है, ये आपके क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीवीसी किसके बहुलकन के द्वारा बनाया जाता है। पीवीसी किसके बहुलकन यानी पॉलीमर के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो पीवीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसकी पीवीसी की फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं पीवीसी किसके बहुलक, यानी पीवीसी का आपको एक लक बताना होगा। पीवीसी जो बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो विनाइल क्लोराइड के बहुलकन के द्वारा बनाया जाता है। विनाइल क्लोराइड के जब अणु बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी बहुत ज्यादा जब अणु इकट्ठे होते हैं तो आपका पीवीसी बन के तैयार होता है। क्या बन के तैयार होता है, पीवीसी का एक लक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, विनाइल क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुलक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से आपको क्लियर भी करना है, हम आपको करा देंगे। आपके पास अभी आप लोग क्वेश्चन जो हम लेकर आएंगे उनको करो और हम आपको आगे चल के करा भी देंगे। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं पीवीसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पीवीसी का जो प्रयोग किया जाता है, जो उपयोग किया जाता है आपका, वो कहाँ पर किया जाता है, तो पतली चादरें बनाने में किया जाता है। पतली सॉरी पतली चादरें बनाने में किया जाता है। पतली चादरें बनाने, फिल्म बनाने, बरसाती कपड़े बनाने में किया इसका प्रयोग किया जाता है। बरसाती कपड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, पीवीसी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तारों एवं आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है हम आपको बता देते, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है तारों एवं आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का व्यास मापने के लिए, उसका व्यास नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप किस आकाशगंगा में रहते हैं यदि आपसे ये पूछा जाए तो आप मंदाकिनी में रहते हैं। किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी, जो एक सर्पलाकार होती है। ठीक है, तो किससे मापा जाता है? इंटरफेरोमीटर से मापा जाता है इसका व्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है। चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए कौन कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, मेटल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। जो सबसे राइट सबसे अच्छा आंसर देगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। देखो ना, क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो जिससे हमें भी पता चलता है कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो। और आपको इस सीरीज में हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, सरल भी मिलेंगे, कठिन भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि हाँ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो सभी क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहो। और आपको एक बात आपसे और पूछनी है कि आपको शाम को जो बायोलॉजी क्लास हमारी चलती है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को देखनी है वो क्लास तो हम लेकर आए, और आपको देखनी ही नहीं है तो हम किसके लिए लेकर आएंगे? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वो क्लास देखनी है या नहीं देखनी है। तो आज के क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा सभी लोग बताएं। क्लास को थोड़ा शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें भी अच्छा लगता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज एक बार जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।